परीक्षा की तैयारी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के साथ। जी हाँ साथियों, नमस्कार। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या एसएससी जीडी हो या आरआरबी ग्रुप डी हो, या आप यूपी में लेखपाल बनने का सपना देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, ये जीके जीएस और करंट अफेयर्स, ये जो क्वेश्चंस आपको आज हम कराएंगे, ये आपके लिए हर तरह से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा मेरे भाई, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तैयारी आप भी कर रहे हैं और आपकी तैयारी में हम चार चांद लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए साथ साथ आप भी मेरे साथ करते चलिए प्रश्नों को। ठीक है, आंसर आप अगर करते चलेंगे, तैयारी आपकी और मजबूत होती जाएगी मेरे भाई। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? अमिताभ बच्चन, शुभांशु शुक्ला, विराट कोहली या दीपिका पादुकोण? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, शुभांशु शुक्ला के बारे में। ठीक है, आइए फिलहाल आपको हम बता देते हैं। देखिए, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बने हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। इस पहल के जरिए छात्रों को नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो विकसित भारत बिल्डथॉन है, ये किसका मिशन है, किसने इसको चालू किया है या किसके द्वारा ये संचालित है, तो ये शिक्षा मंत्रालय, अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया देश का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन है। ठीक है भाई, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 62? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अनुमति देता है, लेकिन किस कंडीशन में, वो भी आपको हम बताएंगे। बस धैर्य के साथ मेरे साथ आप जुड़े रहिए। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 61, 61, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है, जिसके तहत संविधान के उल्लंघन के आरोप में, ध्यान दीजिएगा, संविधान के उल्लंघन के आरोप में संसद के किसी भी सदन के द्वारा, मतलब राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, जिसके लिए एक विशेष प्रक्रिया और 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद का कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, यह आरोप लगा सकता है। आरोप लगाने वाले सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिस के बाद ही प्रस्ताव लाया जा सकता है, और इसके लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में 3 नए कानून कब लागू हुए? 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2025, 1 जून 2024 या 1 जून 2025? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, भारत में 3 नए कानून कब लागू हुए हैं? 1 जुलाई 2024। ठीक है, 1 जुलाई 2024। ये 3 नए कानून कौन कौन से हैं, किसके स्थान पर लागू हुए हैं, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते रहिए। 1 जुलाई 2024 से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने न्याय प्रणाली को नई दृष्टि, दिशा और नई ऊर्जा प्रदान की है। संसद के द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, इसने किसका स्थान लिया है? भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, इसने किसका स्थान लिया? इसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया है। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ली हुई है। ठीक है, तो आप प्रश्न, आपसे किसी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जाए, आराम से आप उत्तर दे सकते हैं, अगर आपकी पॉइंट को ध्यान से देख रहे हैं तो।
अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी का हल कहाँ प्राप्त हुआ था? बनावली, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बनावली। ये बनावली है कहाँ, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो या कालीबंगा से क्या चीजें प्राप्त हुई उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। बस मेरे भाई मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते रहिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी का हल टेराकोटा मॉडल था। ये मुख्य रूप से बनावली नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से एक पूर्ण खिलौना हल मिला है जो कृषि में हल के उपयोग का प्रमाण देता है। ठीक है, कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं जो कृषि के उपयोग को दर्शाते हैं। हालांकि हल का टेराकोटा मॉडल बनावली से ही मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की अगर बात करें, मोहनजोदड़ो से भी टेराकोटा हल के मॉडल मिले हैं जो बनावली के मॉडल के समान हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? 100वें स्थान पर, 110वें स्थान पर, 115वें स्थान पर या 120वें स्थान पर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 115वें स्थान पर। ये 2025 का आंकड़ा है। आपको 2024 के बारे में बताएंगे, बस की पॉइंट को आप ध्यान से देखते रहिए मेरे भाई। देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई जिसको कहा जाता है, ठीक है, उसके अनुसार भारत 163 देशों में 115वें स्थान पर है, जो पिछले साल 2024 में 116वें स्थान से एक पायदान का सुधार हुआ है। मतलब 2024 में भारत 116वें स्थान पे था और 2025 में 115वें स्थान पर है, 115वें स्थान पर है। भारत का जो शांति स्कोर है, जो पीस स्कोर है, वो 2.229 पर स्थिर बना हुआ है। आइसलैंड लगातार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स से इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा जारी किया जाता है। अब भारत की जो स्थिति है, जो पायदान ऊपर नीचे हो रहा है, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हैं आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, सीमा पर तनाव और कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर या नोएडा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, लखनऊ में किया गया। ठीक है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर क्या बना हुआ है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। बस ध्यान से मेरे भाई चीजों को समझते रहिए। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इनाग्रेशन या उद्घाटन किया। यह स्थल जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। यहाँ तीनों नेताओं की 63 फीट ऊंची मूर्तियां लगाई गई हैं। अगर आप ऑप्शन में आपको 65 फीट दिया रहे तो आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि पेडेस्टल की ऊंचाई जोड़ करके 65 फीट है। ठीक है, बीच में दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति है, जबकि दोनों तरफ अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ला, दामोदर माउजो, नीलमणि फुकन या राम भद्राचार्य? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, देखिए 23 दिसंबर को कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है। ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए उन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1999 में दीवार में खिड़की रहती थी को साहित्य अकादमी मिला था। उनका जो पहला कविता संग्रह था लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनका जो प्रसिद्ध साहित्य है वो है नौकर की कमीज, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? जी हाँ, एकमात्र खिलाड़ी ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर हैं, क्रिकेट के भगवान जिनको कहा जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें 2014 में यह सम्मान मिला था। वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले और सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं
और उन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है। उन्हें क्रिकेट का भगवान किसने कहा, पिछले वीडियो में आपको हम ये बता चुके हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं लगातार, मेरे वीडियो को अगर आप देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपको उत्तर पता होगा। अगर पता है तो कमेंट करके बताइए मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, राजा महाबली की घर वापसी के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम, पोंगल, त्रिशूरपुरम या विशु? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ओणम। राजा महाबली की घर वापसी के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम। ठीक है, भगवान विष्णु ने राजा महाबली को पाताल लोक भेज दिया था। ठीक है, उनके रिक्वेस्ट करने पर भगवान विष्णु ने कहा था ठीक है, साल भर में एक बार आप जो है धरती पर वापस आकर के अपनी प्रजा से मिल सकते हैं। ठीक है, तो राजा महाबली की घर वापसी के उपलक्ष्य में ओणम का त्योहार मनाया जाता है, जो केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव है और अगस्त सितंबर मतलब मलयालम महीना अगर की बात करें तो चिंगम कहा जाता है के दौरान मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने घरों को सजाते हैं, पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और राजा महाबली के वार्षिक स्वागत का जश्न मनाते हैं, क्योंकि उन्हें हर साल अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति मिली थी। केरल के बाकी त्योहारों की अगर बात करें तो ओणम ओणम के बारे में आपको बता ही दिए कि राज्य उत्सव है और राजा महाबली का स्वागत का प्रतीक है। विशु की अगर बात करें तो ये मलयालम नववर्ष है। त्रिशूरपुरम की अगर बात करें तो हाथियों और परंपराओं वाला भव्य मंदिर उत्सव है। और थेयम की अगर बात करें तो रंग बिरंगी नकाबपोश कला है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में इसरो का नया अध्यक्ष कौन बना? एस सोमनाथ, डॉक्टर बी नारायणन, के शिवन, शैलेश नायक? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर बी नारायणन। ठीक है, इसके पहले कौन थे? यश सोमनाथ। वर्ष 2025 में डॉक्टर बी आर नारायणन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के नए अध्यक्ष बने, जिन्होंने जनवरी 2025 में यश सोमनाथ का स्थान लिया और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार भी संभाला। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी पंडाल कहाँ बना? जापान, नेपाल, हांगकांग या भूटान? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग। ठीक है, कब बना, क्यों बना, ठीक है, ये बड़ा क्यों कहा गया, क्या हुआ इसके साथ, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। बस बड़े भाई ध्यान से की पॉइंट को देखते रहिए। देखिए, हांगकांग के कामटिन शहर में हर 10 साल में जियाओ फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जियाओ फेस्टिवल का आयोजन होता है। इस बार बांस से 5 मंजिला ऊंचा पंडाल बनाया गया। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी पंडाल है। अगला प्रश्न है कि 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक विजेता कौन बना? गुलबीर सिंह, अविनाश सांबले, ज्योति आराजी या उपरोक्त सभी? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। आइए आपको डिटेल में बता देते हैं इसके बारे में। देखिए, 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो कि दक्षिण कोरिया के गुमिंग में आयोजित किया गया, इसमें भारत के गुलबीर सिंह, अविनाश सांबले, ज्योति आराजी और रिले टीम सहित कई एथलीटों ने स्वर्ण पदक जीते, जिसमें गुलबीर सिंह ने 5000 मीटर और 10,000 मीटर में 2 स्वर्ण जीता। अविनाश सांबले ने 30,000 मीटर स्टीपल चेज में और ज्योति आराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ने 8 स्वर्ण सहित कुल 24 पदक जीता और दूसरा स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से किसने सम्मानित किया? सुल्तान काबूस बिन सईद, सईद बिन तैमूर, फयाज बिन हैतम, सुल्तान हैतम बिन तारिक? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सुल्तान हैतम बिन तारिक। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है, जिन्हें सुल्तान हैतम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। पिछले 9 सालों में मोदी को 29 देश सम्मानित कर चुके हैं। इसी साल पीएम को 9 बार सम्मान मिला है। ठीक है मेरे भाई, पिछले वीडियो में आपको हम डिटेल बता चुके हैं, अगर आप देखते होंगे लगातार तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न है
एशियाई खेल 2023 में निशानेबाजी की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीता? 7, 4, 3 या 6? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 7 खिलाड़ियों ने। ठीक है, आइए आपको डिटेल बता देते हैं इसके बारे में। देखिए, एशियाई खेल 2023 में निशानेबाजी में भारत ने 7 स्वर्ण के साथ कुल 22 पदक अपने नाम किए। भारत ने एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य के साथ सबसे अधिक 29 पदक जीता। भारत ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोउ में आयोजित, अगर आपसे पूछा जाए कि एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो चीन के हांगझोउ में आयोजित किया गया। ठीक है, शूटिंग स्पर्धा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य पदक समेत 22 पदक जीते, जिसमें पलक गुलिया, सिफ्ट कौर सामरा ने 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पूर्व विश्व चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल ने ओलंपियन ऐश्वर प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार के साथ मिलकर 10 मीटर एयर राइफल में 1893.7 के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौर्य काल के दौरान निर्माण कला की कौन सी शैली प्रसिद्ध थी? गुफा निर्माण, स्थापित कला, राजकीय कला, लोक कला या टेराकोटा कला? तो मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो राजकीय कला और लोक कला प्रसिद्ध थी, लेकिन इसी राजकीय कला लोक कला में कई कलाएं आ जाती हैं। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा, गुफा निर्माण स्थापित कला। ठीक है, आइए आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, मौर्य काल में मुख्य रूप से राजकीय कलाओं की अगर बात करें तो स्तंभ, स्तूप, गुफाएं और महल, ये 4 प्रकार की थी। और लोक कलाओं की अगर बात करें तो टेराकोटा, मिट्टी की आकृतियां थी। ये शैलियां प्रसिद्ध थी, जिसमें अशोक के चमकदार पालिश वाले स्तंभ, सांची का स्तूप, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं प्रमुख थी, जो यथार्थवाद, भव्यता और यूनानी ईरानी प्रभाव का मिश्रण दिखाती थी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें गुफा निर्माण स्थापित कला की, केव आर्किटेक्चर की, तो यह एक प्राचीन कला है जिसमें ठोस चट्टानों को काटकर मंदिर, विहार, भिक्षुओं के निवास और पूजा स्थल बनाए जाते थे, जिनका मुख्य रूप से बौद्ध, जैन और आजीवक भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। ठीक है, भारत में यह कला मौर्य काल से शुरू होकर अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और उदयगिरी खंडगिरी जैसे विश्व प्रसिद्ध शैलकृत संरचनाओं के साथ विकसित हुई, जो अपनी जटिल नक्काशी और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? शशांक, गोपाल, धर्मपाल या अशोक? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गोपाल। ठीक है, कब से कब था गोपाल का शासन जो है वो भी आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जिन्होंने 8वीं शताब्दी के मध्य लगभग 750 ईस्वी में बंगाल और बिहार के क्षेत्र में फैली राजनीतिक अराजकता को समाप्त करते हुए राजवंश की नींव रखी थी और उन्हें स्थानीय सरदारों के एक समूह द्वारा चुना गया था। गोपाल बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और ओदंतपुरी बिहार, जो कि बिहार में है, उसकी स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 का अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? नीलम शरण गौर, योगन वाल्स, अनुराधा राय या गुलजार? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नीलम शरण गौर। उनकी किस किताब को मिला? आइए आपको इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लेखिका नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए दिया गया। क्या है ये रेक्विएम इन रागा जानकी? ये ब्रिटिश कालीन इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है और एक प्रसिद्ध गायिका जानकी बाई इलाहाबादी के जीवन पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र औद्योगिकरण, कृषि, हरित क्रांति, लोक कला को बढ़ावा? जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तीव्र औद्योगिकीकरण। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1956 से लेकर के 1961 थी, 61 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र औद्योगिकीकरण, विशेषकर भारी और बुनियादी उद्योगों जैसे इस्पात, बिजली, परिवहन पर जोर देकर के राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और आर्थिक असमानताओं को कम करना था। इसे महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसने कृषि से हटकर औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। अगला प्रश्न है
कि खुदीराम बोस को जब फांसी दी गई थी तो उनकी उम्र कितनी थी? 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष या 20 वर्ष? ठीक है, खुदीराम बोस हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 18 वर्ष। जी नहीं, 18 वर्ष नहीं, 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को जब फांसी दी गई थी तो उनकी उम्र मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी, जिससे वे भारत के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक बन गए। खुदीराम बोस को 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के प्रयास के आरोप में फांसी हुई थी, जिसमें वे पकड़े गए और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। यह घटना भारतीय आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना कब लागू किया गया था? 20 मई 2022, 20 मई 2023, 20 मई 2024 या 20 मई 2025? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, 20 मई 2022 को जो है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लागू की गई थी, OSOP। ठीक है, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 25 मई 2022 को 15 स्टेशनों के साथ शुरुआत किया गया था। बाद में इसको रेल मंत्रालय के द्वारा 20 मई 2022 को नीति जारी करके लागू कर दिया गया, जिसका लक्ष्य क्या था? स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि बोल्ड गुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सिंगापुर। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, बोर्ड गुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, जो दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। यह 2005 से आयोजित किया जा रहा है। इसका 14वां संस्करण जुलाई अगस्त 2025 में राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बोर्ड गुरुक्षेत्र का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो राजस्थान के जोधपुर में। इसमें भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट और सिंगापुर की 42 आर्म्ड रेजिमेंट शामिल होती है। अगला प्रश्न है, एशियन यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जापान, बहरीन, चीन या मलेशिया? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बहरीन। ठीक है, देखिए 2025 के एशियन यूथ गेम्स मनामा बहरीन में हुए, जहां भारत ने अब तक का सबसे प्रदर्शन किया और कुल 48 पदक, जिसमें 13 स्वर्ण, 18 रजत, 17 कांस्य जीते। कुल 222 भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था और लड़कियों की कबड्डी टीम ने ईरान को हरा करके पहला स्वर्ण जीता। अगला प्रश्न है कि मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने मीटर में स्वर्ण पदक जीता था? 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर या 100 मीटर? जी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 400 मीटर। ठीक है, कब जीता था आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। मिल्खा सिंह ने 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि तत्कालीन ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता था, में 440 गज, जो लगभग 400 मीटर के बराबर होता है, की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। और यह स्वतंत्र भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में पहला स्वर्ण था, जिसे वह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु के बेटों की शहादत के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाते हैं? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु अमरदास जी? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, वीर बाल दिवस है गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत के सम्मान में मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियों से 4 बेटे थे, जिनका नाम अजीत, जुझार, जोरावर और फतेह था। इन्हें साहिबजादे भी कहा जाता है। 26 दिसंबर 1705 को चारों बेटों की मुगल सेना ने हत्या कर दी थी। उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो
2022 से। अगला प्रश्न है, किस राज्य की एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड मिला? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु की एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, क्या नाम है उनका? उनका नाम है सुप्रिया साहू। उनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रामसर स्थल विश्व का पहला रामसर स्थल है? रामसर स्थल से क्वेश्चन से निश्चित तौर पे आएगा मेरे भाई। ठीक है, वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर से वॉच कर लीजिएगा। कोबर प्रायद्वीप, चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरबन आर्द्रभूमि? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कोबर्ग प्रायद्वीप। कोबर्ग प्रायद्वीप कहाँ है, आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, विश्व का पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबर प्रायद्वीप। कहाँ है कोबर प्रायद्वीप? ये है ऑस्ट्रेलिया में। इसे 1974 में नामित किया गया था। जबकि भारत का अगर पूछा जाए आपसे, तो भारत का पहला जो रामसर स्थल है वो है चिल्का झील, उड़ीसा, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। इसे 1981 में नामित किया गया था। रामसर कन्वेंशन की अगर बात करें, तो रामसर कन्वेंशन ने 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, रामसर कन्वेंशन, जो कि 1975 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, ईरान या दक्षिण अफ्रीका? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, भारत में। दुनिया का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। भारत में कहाँ, आइए उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, इसका जो नाम है, इसका नाम है त्यो त्योशो मोरोरी झील। ये भारत के लद्दाख में स्थित है। इसे त्योशो मोरोरी वेटलैंड संरक्षण रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रामसर साइट है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं? 93, 92, 91 या 96? 93 नहीं मेरे भाई, 96। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दिसंबर 2025 तक 96 रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से दो जोड़े नए जो शुरू में एकदम लास्ट में जोड़े गए हैं, वो है सिलसेल झील, राजस्थान में है, और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय। इस तरह से कुल 96 हो गए हैं अब। ठीक है, तमिलनाडु 20 रामसर स्थल के साथ पहले नंबर पर है भारत में, और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 10 रामसर साइट हैं। सिलसेड़ झील राजस्थान की अगर बात करें, तो ये 96वां स्थल है, और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, तो ये 95वां रामसर साइट है भारत का। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का पहला है, ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई। हाल के कुछ नए रामसर स्थल जो कि 2024-25 में बने हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं। आपको इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। देखिए, बिहार की अगर बात करें तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। राजस्थान की अगर बात करें तो सिलीसेड़ झील, राजस्थान का ये 5वां है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कोपरा जलाशय। ठीक है, तमिलनाडु की अगर बात करें तो सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थिटगल पक्षी अभ्यारण्य, जो कि जनवरी 2024 में बना है। सिक्किम की अगर बात करें तो खेचो ओपलरी आर्द्रभूमि, जनवरी 2024 में बना है। झारखंड की अगर बात करें तो उधवा झील, जनवरी 2024 में बना है। और कर्नाटक की अगर बात करें, जनवरी 2024 में बना है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, और अघनाशनी मुहाना और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2025 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? 154वीं, 155वीं, 156वीं या 197वीं? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 156वीं। ठीक है, महात्मा गांधी से क्वेश्चन निश्चित और मेरे भाई बनता है, चाहे उनके आंदोलन हो या उनकी किताबें हों। ठीक है, देखिए, अक्टूबर 2025 में महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई गई, जो हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मदन मोहन मालवीय? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब किया था उन्होंने, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और किसान सभा के नाम से कई सभाएं हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना की थी। ठीक है, और किसान सभाओं की अगर बात करें तो एक है अवध किसान सभा, 1918 में बना था।
इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय, इंद्रनाथ द्विवेदी और गौरीशंकर मिश्र के प्रयासों से हुआ था। एक और है अवध किसान सभा, इसका गठन 1920 में हुआ था। इसका नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य था जमींदारी प्रथा का विरोध करना। एक और है बिहार प्रांतीय किसान सभा, बीपीकेएस, 1929 में बना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में जमींदारी के खिलाफ किसानों को संगठित करने के लिए इसकी स्थापना की थी। और एक है अखिल भारतीय किसान सभा, जिसके बारे में ऊपर आपको हम बता ही चुके हैं। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसको स्थापित किया था और एनजी रंगा इसके पहले सचिव बने थे। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं? सचिन तेंदुलकर, वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल या सूर्य कुमार यादव? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, आरआर ने 2025 मेगा ऑक्शन में 13 साल के वैभव को 1.1 करोड़ में खरीदा था। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 13 साल और 357 दिन की उम्र में खरीदा था और वह आईपीएल के इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बने। यही नहीं, वो आईपीएल 2025 में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 14 साल 23 दिन की उम्र में पदार्पण किया और फिर सबसे कम उम्र में शतक भी बनाया। एक और मजेदार चीज आपको बता दें कि आप जो है आईपीएल शुरू होने के बाद जन्म लिए हैं, मतलब वैभव सूर्यवंशी का जो जन्म हुआ है वो आईपीएल शुरू होने के बाद हुआ है। ठीक है, जैसे लगता है कि आईपीएल में रिकॉर्ड बनाने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आप भी ध्यान से प्रश्नों को देखिए, समझिए, याद करिए और आप भी रिकॉर्ड बनाइए। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, देर किस बात की है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।